चलिए, आफ्टर एक्सप्लेनिंग फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को देखने के बाद लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड लॉ ऑफ फैराडे, मतलब फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। खास बात, दैट लॉ वाज आल्सो बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। यह लॉ भी एक्सपेरिमेंट के आधार पर ही दिया गया था। फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट करा था। फैराडे ने क्या करा था मैं समझाता हूं। फैराडे ने ढेर सारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को सीरीज में कनेक्ट कर दिया था। किस तरीके से मैं समझाता हूं। फैराडे ने ढेर सारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करा था। कैसे देखेंगे। फैराडे ने कुछ इस तरीके का सेटअप बनाया था। वहां पर उसने 4 सेल्स लिए थे। 4 सेल को उसने सीरीज में आपस में कनेक्ट कर दिया था। किस तरीके से, जिस तरीके से मैं कर रहा हूं ठीक बिल्कुल वैसे ही, इनफैक्ट मैं बिल्कुल वैसे ही कर रहा हूं जैसे फैराडे ने करा था। 4 सेल लिए थे और उन चारों सेल को उसने सीरीज में कनेक्ट कर दिया था। मैं ठीक बिल्कुल वैसे ही कर रहा हूं। मैंने भी 4 सेल यहां पर बना लिए। कुछ इस तरीके से। पहले सेल में he had dipped with molten NaCl। उसने पहले सेल में मोल्टन NaCl डाला। दूसरे सेल में एक्वस NaCl डाला। तीसरे सेल में एक्वस Na2SO4 डाला। और चौथे सेल में फिर से एक्वस NaCl डाला। That cell is filled with platinum electrodes। यहां पर उसने प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स को रखा। यहां पर उसने सिल्वर इलेक्ट्रोड्स को रखा। यहां पर उसने फिर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स को रखा। और यहां पर उसने कॉपर की इलेक्ट्रोड्स को रखा। कुछ इस तरीके से। और यहां पर भी कॉपर की इलेक्ट्रोड। खास बात, हम जो है फैराडे का सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस देख रहे हैं, ये हम ऑलरेडी फर्स्ट लॉ को पढ़ते समय देख चुके हैं। हम लिख भी चुके हैं फर्स्ट लॉ को पढ़ते समय, पर फिर भी मैं इस बात को आपको बड़े डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं। इस तरीके से कुछ वहां पर सेटअप बनाया होगा। इस तरीके से 4 सेल उसने लिए होंगे और चारों सेल को उसने सीरीज में कनेक्ट करा होगा।
और यहाँ पर सीरीज में कनेक्ट करने के लिए इस इलेक्ट्रोड को इससे शॉर्ट कराया, इस इलेक्ट्रोड को इससे शॉर्ट कराया, इस इलेक्ट्रोड को इससे शॉर्ट कराया और इस वाली इलेक्ट्रोड को इस तरीके से बैटरी से कनेक्ट कर दिया होगा। और यहां से इसको कुछ इस तरीके का सेटअप उसने बनाया होगा। यहां पर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स लिए हैं, यहां पर सिल्वर इलेक्ट्रोड्स लिए हैं, यहां पर फिर से प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स और यहां पर कॉपर इलेक्ट्रोड्स। ये वाली साइड को एनोड कहा जाएगा, ये वाली साइड को कैथोड, that will be anode, anode, इसके लिए ये कैथोड और यहाँ पर फिर एनोड और यहाँ पर भी एनोड। अगर एक एनोड है तो दूसरी कैथोड होगी। मैंने सभी जगह कैथोड नहीं लिखा है, मैंने एनोड को लिख दिया, बाय डिफॉल्ट दूसरी कैथोड ही होगी। अब यहां पर क्या होगा, मोल्टन NaCl, एनोड पर क्लोरीन गैस लिबरेट होती हुई नजर आएगी, Cl2 will be liberated। कैथोड पर सोडियम मेटल डिपॉजिट होता हुआ नजर आएगा। यहां पर aqueous NaCl with silver electrodes, तो यहां पर एनोड पर सिल्वर का ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पर सिल्वर आयन का रिडक्शन होगा। मतलब सिल्वर फ्रॉम कैथोड डिपॉजिट होगा, सॉरी फ्रॉम एनोड डिपॉजिट होगा कैथोड पर। ये ऑलरेडी हम बातें देख चुके हैं, रिएक्शंस सारी बातें हम देख चुके हैं। एक्वस Na2SO4, यहां पर एनोड पर ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती हुई नजर आएगी और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती हुई नजर आएगी। मैं यहां पर लिख देता हूं, O2 will be liberated और कैथोड पर H2 will be liberated। और यहां पर कॉपर के इलेक्ट्रोड है, इस वजह से एनोड पर कॉपर ऑक्सीडाइज होगा कुछ इस तरीके से और कैथोड पर कॉपर आयन का रिडक्शन होगा। दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर मेटेलिक कॉपर बना लेगा और कॉपर का डिपोजिशन होगा। हम कहेंगे कॉपर एनोड से डिपॉजिट होगा कॉपर कैथोड। Copper from anode will deposit copper at cathode। वहां पर कुछ इस तरह की रिएक्शन देखने को मिलेगी। कुछ इस तरीके का सेटअप लिया होगा, 4 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाए होंगे और इन चारों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अलग अलग रिएक्शन देखने को मिलेगी। एनोड पर यहाँ पर क्लोरीन ऑक्सीडाइज होगा, यहाँ पर सोडियम रिड्यूस होगा।
यहाँ पर Ag ऑक्सीडाइज होगा, Ag प्लस रिड्यूस होगा, ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी एनोड पर, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस, एनोड पर कॉपर ऑक्सीडाइज होगा, कैथोड पर कॉपर आयन का रिडक्शन होगा। इस तरीके से यहाँ पर इन चारों अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अलग अलग रिएक्शन देखने को मिलेगी, अलग अलग सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होंगे, अलग अलग सब्सटेंस रिड्यूस्ड होंगे, मगर थ्रू आउट दैट सेल करंट वुड रिमेन सेम, करंट कांस्टेंट रहेगा एंड दैट करंट इज पास्ड फॉर पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए पास करा गया। चारों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सीरीज में कनेक्टेड है तो सीरीज में करंट कांस्टेंट रहता है, जितने समय के लिए करंट इसमें पास होगा उतने समय के लिए इसमें, और उतने समय के लिए इसमें, और उतने समय के लिए करंट इस वाले सेल में पास हुआ होगा। एंड व्हाट ही ऑब्जर्व इज, अब उस माइकल फैराडे ने क्या ऑब्जर्व करा होगा, मैं इस बात को लिखता हूं, बट आई हैव नॉट लेफ्ट विद द स्पेस, मेरे पास स्पेस नहीं बची है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं नीचे की रिएक्शंस को मिटा दे रहा हूं, मैं यहां पर लिख देता हूं क्लोरीन गैस यहां पर लिबरेट हो रही है, यहां पर ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रही है, यहां पर हाइड्रोजन गैस, और यहां पर कॉपर की डिपोजिशन हो रहा है, इस तरह से मैं शेड कर देता हूं, यहां पर सोडियम का डिपोजिशन हो रहा है, यहां पर भी मैं शेड कर देता हूं, यहां मैं लिख देता हूं सोडियम, यहां पर सिल्वर का डिपोजिशन होगा, मैं इस तरीके से शेड कर देता हूं, और यहां पर भी मैं लिख देता हूं सिल्वर, और यहां पर लिख दिया गया यहां पर कॉपर। अब मैं ये रिएक्शंस को मिटा देता हूं, आप एक बार इन रिएक्शंस को डेफिनेटली कॉपी जरूर कर लीजिए, इस सेटअप को पूरा बना लीजिए। यू हैव 1 मिनट, फटाफट कॉपी कर लिया जाए, फास्ट कॉपी डाउन फास्ट। चलिए अब मैं इन रिएक्शंस को यहां से हटा देता हूं, एज आई एम जस्ट शॉर्ट ऑफ माई स्पेस। और अब मैं उस बात को लिखता हूं जो माइकल फैराडे ने देखी होगी, माइकल फैराडे ने जिसको ऑब्जर्व करा होगा, और जिसे देखकर माइकल फैराडे ने लॉ को कंक्लूड करा होगा। Now what you observe is, ध्यान से देखेंगे, amount of sodium electrolyzed upon 23 is equals to amount of chlorine electrolyzed upon amount of silver electrolyzed upon equals to amount of oxygen electrolyzed
upon 8 equals to amount of hydrogen electrolyzed upon 1 equals to amount of copper electrolyzed upon 63.5 डिवाइडेड बाय 2। इस बात को वहां पर माइकल फैराडे ने देखा। That was his observation, and based on that observation he concluded a law. उसने एक लॉ को conclude कर दिया। Amount of sodium electrolyzed upon 23, amount of chlorine electrolyzed upon 35.5, amount of silver electrolyzed upon 108, amount of oxygen electrolyzed upon 8, amount of S2 electrolyzed upon 1, amount of copper electrolyzed upon 63.5 by 2। इस बात को माइकल फैराडे ने देखा और इस बात को देखकर माइकल फैराडे ने एक लॉ को कंक्लूड कर दिया जिसे हम बोलते हैं सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब उस समय माइकल फैराडे को इक्विवेलेंट वेट के बारे में नहीं पता था। वह इक्विवेलेंट वेट को किस तरह से डिफाइन करा जाता है वह इस बात को नहीं जानता था। He have no idea about the concept of equivalent weight, but उसने इस सोडियम के अपॉन 23 जो है इसको इक्विवेलेंट वेट कहा, इस क्लोरीन के नीचे जो वजन है इसको इक्विवेलेंट वेट कहा, यह जो 108 है इसको इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर कहा, यह जो 8 इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन कहा, इसे 1 इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन कहा और 63.5 by 2 इसे इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर कहा। और इतना कहने के बाद उसने वह लॉ कंक्लूड कर दिया। क्या लॉ कंक्लूड करा, बड़े ध्यान से देखा जाए। उसने कहा इफ current and time is kept constant, then the mass of the substance electrolyzed would be directly proportional to its equivalent weight. That was his law, his second law. उसने कहा करंट और टाइम को कांस्टेंट रखा जाए तो मास ऑफ सब्सटेंस जो इलेक्ट्रोलाइज्ड होगा दैट मास वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट। मतलब m is directly proportional to E। उसने इस बात को कहा if time is and current is kept constant, if I and T is kept constant, अब इस बात को हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फैराडेज का फर्स्ट लॉ पढ़ते समय इस बात को हम देख चुके हैं। कैसे, देखिए मैं अब यहां से सेटअप हटा देता हूं, दैट होल सेटअप, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।
देखिए अभी अभी हमने फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा है और उस दौरान हमने बात को देखा था M is equivalent weight upon 1 Faraday I into T। अब अगर I भी कांस्टेंट है, टाइम भी कांस्टेंट है, फैराडे तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो व्हाट विल गेट mass of the substance electrolyzed directly proportional to that equivalent weight। मतलब यहां से इस बात को भी देखा जा सकता है mass of the substance is directly proportional to the equivalent weight if current and time is to be kept constant। और यही फैराडे का सेकेंड लॉ था जो हम फर्स्ट लॉ को पढ़ते समय ऑलरेडी देख चुके थे। अगर आई और टी कांस्टेंट, फैराडे ऑलरेडी कांस्टेंट, तो यहां पर मैं इक्विवेलेंट वेट लिखता हूं E इनटू कांस्टेंट, और यहां से मैं कंक्लूड कर सकता हूं M is directly proportional to equivalent weight। और अब मैं क्या कहता हूं, ये तो हम फर्स्ट लॉ से पढ़ चुके हैं, ये बात हम फर्स्ट लॉ से देख चुके हैं। फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड लॉ को फर्स्ट लॉ से भी कंक्लूड करा जा सकता है। अब मैं कहता हूं M1 E1 कोई कांस्टेंट है और M2 E2 कांस्टेंट। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो यहां से डिवाइडिंग 1 by 2 will get M1 by M2 is equals to E1 by E2। और यही बात माइकल फैराडे ने देखी। अमाउंट ऑफ सोडियम इलेक्ट्रोलाइज्ड, अमाउंट ऑफ क्लोरीन इलेक्ट्रोलाइज्ड, इसको इधर ले जाऊंगा तो M1 by M2, ये क्या इक्विवेलेंट वेट है किसका, सोडियम का, E1, ये क्या E2, तो M1 by M2 E1 by E2। यहां से भी इस बात को कंक्लूड करा जा सकता है एंड दैट्स आवर सेकंड लॉ of Faraday। और M1 by E1 M2 by E2 is always a constant value, fixed value। इस बात को भी लिखा जा सकता है। That is our second law of Faraday। That's all about the Faraday's first law as well as Faraday's second law। You please copy down fast, फटाफट कॉपी कर लिया जाए। एक बात यहाँ ध्यान रखी जाए, M1 is the mass of substance electrolyzed, mass of the substance electrolyzed। दूसरा सेल जो है जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, E1 इसका इक्विवेलेंट वेट, इसका इक्विवेलेंट वेट E2, दोनों का जो रेशियो है हमेशा कांस्टेंट रहेगा। M1 upon E1, M2 upon E2 will always be constant, और M1 upon M2, E1 upon E2 will always be equal। That's the second law of electrolysis। अब यहाँ पर ध्यान रखा जाए टाइम और करंट को कांस्टेंट रखा गया है। That's our second law of electrolysis and that's all about the quantitative aspect of electrolysis। That finishes with the quantitative aspect of electrolysis। इसका जितने भी कंसेप्ट्स और फंडामेंटल्स थे, जितना भी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट था, मैंने आपको एलैबोरेट कर दिया। और अब इसी समय मैं इस क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट के आधार पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करूंगा। वंस अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स फ्रॉम आवर स्टडी पैकेज। फर्स्ट कॉपी डाउन फास्ट, फटाफट कॉपी कर लिया जाए और इसी समय स्टडी पैकेज को खोल लिया जाए। मैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को इसी समय डिस्कस करूंगा। कॉपी डाउन फास्ट।